अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम जानते हैं कि हमारी कायनात मादे से मिलकर बनी है। अगर हम डार्क मैटर को नज़रअंदाज करके सिर्फ विजिबल मैटर को देखें तो तकरीबन 98% मैटर हीलियम और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। लेकिन इसे हमारी खुशकिस्मती समझ लें या कुदरत की तकसीम कि आज से कई बिलियन साल पहले सितारों ने हाइड्रोजन और हीलियम को मिलाकर यानी फ्यूज करके बाकी तमाम एलिमेंट्स को जन्म दिया जो आज हमें पीरियोडिक टेबल में नजर आते हैं। सितारों ने न सिर्फ बाकी एलिमेंट्स को जन्म दिया बल्कि इन्हें सुपरनोवा एक्सप्लोजन के जरिए पूरी कायनात में फैला दिया, जिससे केमिस्ट्री ने जन्म लिया। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारा अमल किस तरह वकूअ पज़ीर हुआ। अगर हम अपने एलिमेंट्स को देखें जो कि पीरियोडिक टेबल में है तो 118 एलिमेंट्स में से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि बिग बैंग के बाद बना हो। बिग बैंग जिससे हमारी यूनिवर्स का आगाज़ हुआ उसने किसी एलिमेंट को जन्म नहीं दिया, लेकिन उसके बहुत अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन एलिमेंट्स ने जन्म लेना शुरू कर दिया। सूरज या सितारा एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर आपके पास बहुत सी मेटल्स बनती हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन आती है तो हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए हीलियम बनाती है, हीलियम न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए और मेटल्स बनाना शुरू कर देती हैं। तो एक सितारे के पास बहुत सी मेटल्स होती हैं, वक्त के साथ साथ वो बूढ़ा होता है और फिर वो एक धमाके के साथ फट जाता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा बहुत पावरफुल इवेंट होता है और अगर किसी जगह सुपरनोवा हुआ तो वहाँ पर उसकी शॉक वेव्स बहुत दूर तक जाती हैं। ये एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ अनगिनत तरीकों से जुड़े तो मॉलिक्यूल्स बने और ये मॉलिक्यूल मजीद एक दूसरे से लातादाद पेचीदा तरीकों से जुड़ गए। आइए सिमुलेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मुख्तलिफ एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और आज हम फैट सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हुए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या मॉलिक्यूल की शेप्स को डिस्कस करेंगे। इसके लिए जो सिमुलेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका डैशबोर्ड आपके सामने खुला हुआ है। इसमें हम सबसे पहले मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है उसको क्लिक करेंगे। अब ये मेरे पास एक एटम है और इसके साथ मेरे पास सिंगल बॉन्ड के साथ भी एटम मौजूद हैं, डबल बॉन्ड के साथ भी हैं और ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी हैं। तो मैं यहाँ से एंगल जो है, बॉन्ड एंगल जो है उनको क्लिक कर दूंगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड जो है वो इसके साथ ऐड करते हैं। अब जैसे ही मैंने सिंगल बॉन्ड इसके साथ ऐड किया तो आपने देखा कि यहाँ पर एक लीनियर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है इस मॉलिक्यूल की वो लीनियर है, ठीक है, क्योंकि ये सीधे सीधे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम ये करते हैं कि एक और सिंगल बॉन्ड ऐड करते हैं। अब जब हमने दो सिंगल बॉन्ड ऐड किए इसके साथ तो आपने देखा कि इसकी ज्योमेट्री जो है तो लीनियर रही, क्योंकि ये देखें एक दूसरे की ये स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में है। पर एंगल जो है दोनों बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। अब हम क्या करते हैं, एक और एटम मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब मेरे पास तीन सिंगल बॉन्ड जो है वो बन गए, ठीक है जी, तीन सिंगल बॉन्ड बन गए हैं। इसको आप रोटेट करके भी देख सकते हैं। अब ये क्या है जी, ट्राइगोनल प्लानर है। यहाँ पर आपको इसकी ओरिएंटेशन भी मिल रही है और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास तीनों के दरमियान जो एंगल है तीनों बॉन्ड्स के दरमियान वो 120 डिग्री का है, ठीक है जी, और ये बराबर है बिल्कुल। अब मैं चौथा आइटम जो है वो, तो जब मैंने चौथा आइटम रखा तो मैं ओरिएंटेशन जो है वो भी आपको दिखा देता हूँ इसकी। तो हर सिंगल बॉन्ड के दरमियान जो एंगल है वो 109.5 का है, ठीक है, और ये टेट्राहाइड्रल बन गई हमारे पास। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहाइड्रल बन गई। केमिस्ट्री दरअसल साइंस की वो शाख है जिसमें हम इस मादे की सभी शक्लों को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैटर यानी मादा की मुख्तलिफ शक्लें कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट यानी तामुल करती हैं। केमिस्ट्री में हम सादा एटमों से लेकर बहुत ज़्यादा पेचीदा मॉलिक्यूल्स तक का मुतालिया करते हैं, जैसा कि डीएनए का स्ट्रक्चर और प्रोटीन्स वगैरह। आइए डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीएनए एक हेलिकल स्ट्रिंग की तरह है जिसके अंदर बेसिस से सीक्वेंसिंग की जाती है। ये बेसिस 4 किस्म की होती हैं। इनको सिंपल जुबान में ए, टी, जी और सी कहा जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो ए से एडेनाइन, टी से थायमाइन, फिर हमारे पास जी से गायनाइन और सी से साइटोसाइन। ये 4 नाइट्रोजनियस बेसिस हैं
जिनके सीक्वेंस से हमें अपनी बॉडी की साख्त के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। डीएनए हमारी शक्लो सूरज और बहुत सी चीज़ों के बारे में बयान करता है। हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे सर के बालों का रंग क्या होगा, हमारा ब्लड, हमारी हाइट, ये सारी की सारी चीज़ें हमें डीएनए से मिल रही होती हैं। केमिस्ट्री बहुत दिलचस्प लेकिन पेचीदा मजमून है और इस वीडियो में हम इसके बुनियादी नजरियात से लेकर इसके पेचीदा कंसेप्ट्स तक को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। इंसानों की केमिस्ट्री में दिलचस्पी बहुत पुरानी है। अगर हम आग जलाने के काबिल ना होते, जो कि एक केमिकल रिएक्शन ही है, तो हम आज इस मुकाम पर ना होते जहां मौजूद हैं। आग जलाने के अमल को सीखकर हमने न सिर्फ खाना पकाना सीखा, बल्कि इसकी मदद से हमने मेटल और ग्लास जैसी दूसरी बहुत सी चीजें बनाई। आग जलाने के दिन से लेकर आज तक जितनी भी जिद्दत इंसान में आई है, इसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा किरदार है। जैसा कि अब हमारे पास मेटल के बर्तन और हथियार मौजूद हैं, हम बहुत सी अक़साम की खादें बना रहे हैं और इसके साथ साथ मार्केट और स्टोर्स में मौजूद प्लास्टिक और अद्वियात भी केमिस्ट्री की मरहून मिन्नत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री का मुकम्मल नक्शा क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है मादा यानी मैटर और वो तमाम चीज़ें जो इससे मिलकर बनी हैं। हम मादे के सबसे छोटे यूनिट से शुरू करते हैं जिसे एटम कहा जाता है। केमिस्ट्री में इन एटम्स को एक टेबल में इनकी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर तरतीब से रखा जाता है, जिन्हें एलिमेंट्स भी कहते हैं। जिस टेबल में इन एलिमेंट्स को रखा जाता है इसे पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया है। इस टेबल में 7 उफ़क़ी लाइनें हैं जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है, जबकि 18 अमूदी लाइनें हैं जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। वो तमाम एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप में हो एक जैसी खसूसियात के हामिल होते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे पीरियोडिक टेबल को तरतीब दिया गया और ये किन किन इर्तिकाई मराहिल से गुजर कर अपनी मौजूदा शक्ल तक पहुंचा। दुनिया में कितने एलिमेंट्स हैं और उनको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, इसके बारे में सबसे पहले सोचा अरबों ने, और अरबों ने हमें एक ऐसा टेस्ट दिया जिसे आज तक हम अपनी लैब में करते हैं और इस टेस्ट के ज़रिए हम डिफरेंट एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। इस टेस्ट को हम फ्लेम टेस्ट कहते हैं, जिसमें एक एलिमेंट को हम आग लगाकर उसके शोले का रंग देखते हैं और उससे उस एलिमेंट को पहचानने की कोशिश करते हैं। इस टेस्ट को बहुत अरसे इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसमें एक मसला है और वो मसला ये है कि कुछ एलिमेंट का फ्लेम एक जैसा होता है, एक कलर का होता है, इसलिए उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो लोगों ने सोचा क्यों ना एलिमेंट की क्लासिफिकेशन किसी और तरीके से की जाए, और उसके बाद हमारे पास तारीख में आते हैं डोब्राइनर। डोब्राइनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने ट्रेड्स दिए, एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स में इकट्ठा किया, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी ना हो सकी। आखिर एलिमेंट को क्लासिफाई करने का मेयार क्या है, मीट्रिक क्या है, किस बेसिस पर हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं? क्या एटॉमिक वेट के ज़रिए कर रहे हैं या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए कर रहे हैं? फिर हमारे पास आते हैं न्यूलैंड, जिन्होंने 56 एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया, एक टेबल में क्लासिफाई किया। ये वो दौर था जब लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे। आपको एलिमेंट की क्लासिफिकेशन म्यूज़िकल नोट्स के साथ भी जुड़ी हुई नज़र आएगी। यहाँ पर आपको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिखाया गया है, जिसमें हमने 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है। लेकिन एलिमेंट की क्लासिफिकेशन में जिस साइंसदान ने बहुत अहम किरदार अदा किया, उनका नाम है डिमिट्री मेंडलीव, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 63 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट की बेसिस पर क्लासिफाई किया। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा, हम एलिमेंट को वैसे वैसे टेबल के खानों में रखते जाएंगे। लेकिन साथ साथ कुछ जगहों पर आपको क्वेश्चन मार्क नजर आएंगे। मसलन 68, हमें मालूम है कि कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका एटॉमिक वेट 68 है, लेकिन मेंडलीव को यह मालूम नहीं था कि एलिमेंट कौन सा है। इसलिए वो समझते थे कि इस एलिमेंट को अभी दरियाफ्त करना है, और वो बिल्कुल ठीक समझते थे, क्योंकि कुछ अरसे के बाद इंसानों ने दरियाफ्त किया गैलियम को, जिसका एटॉमिक नंबर है 31, एटॉमिक वेट है 68। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल जिसे मेंडलीव ने तरतीब दिया, इसकी बुनियाद एटॉमिक मैथ्स पर थी, जिसमें साइंसदानों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना दरपेश था, जिसके पेश नज़र बाद में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर तरतीब दिया गया, जो कि पीरियोडिक टेबल की मौजूदा शक्ल भी है। अगर बात करें एटम्स की, तो ये बुनियादी तौर पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं।
एटम के मरकज़ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि इसके गिर्द मौजूद मुख्तलिफ मदारों यानी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल हरकत कर रहे हैं। केमिस्ट्री दरअसल इन इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर का नाम है। आइए सिमुलेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि एक एटम किस तरह बनता है। और आज हम फैट सिमुलेशन को यूज़ करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि हम स्टेबल एटम कैसे बना सकते हैं। इसमें आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है यहाँ पर फैट सिमुलेशन का, जिसमें एक एटम का मॉडल दिया गया है, जिसमें नीचे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं। यहाँ से हमने इनको यूज़ करते हुए एक एटम बनाना है। उसके साथ साथ एटम क्लाउड में हो या ऑर्बिटल फॉर्म में हो, तो मैं ऑर्बिटल फॉर्म को प्रेफर करूँगा। ऑर्बिट की फॉर्म में हम एटम बनाएंगे। यहाँ पर ऊपर मेरे पास पीरियोडिक टेबल है। जो जो एटम हम बनाते जाएंगे पीरियोडिक टेबल में हाईलाइट होता जाएगा। उस एटम पे नेट चार्ज क्या होगा और उसका मास नंबर क्या होगा, ये भी हम यहाँ पर देखते रहेंगे। उसके साथ साथ उसके स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी जो है वो भी हम देखेंगे कि क्या जो एटम हमने बनाया कि वो स्टेबल भी है कि नहीं। अच्छा, सबसे पहले जो हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है नहीं। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में। जैसा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। और मास नंबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, दोनों का ऐड कर दिया जाए तो मास नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी जब भी हम एटम बना रहे होंगे, एटॉमिक नंबर होगा, मास नंबर होगा, और एक उस पर नेट चार्ज होगा कि अगर उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है तो उस पर चार्ज आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर ऐड करते हैं एटम में। तो इसमें ये एटम जो है उसको दिखाया गया है कि ये हाइड्रोजन का एटम है। ये सिस्टम में सॉफ्टवेयर ने खुद ही बताया कि यह हाइड्रोजन का एटम है और इसका जो मास नंबर है वो इस वक्त 1 है और एटॉमिक नंबर भी इसका 1 ही होगा क्योंकि इसमें एक ही हमारे पास प्रोटॉन है। और इसकी अगर आप यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन हाईलाइट हो गया है। नीचे आ जाएं तो यहाँ पर पॉजिटिव +1 जो है वो चार्ज है इस पर। इसका मतलब ये एक आयन है, हाइड्रोजन का आयन है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। जो स्टेबल एटम होता है और वो न्यूट्रल एटम होता है कि उसमें किसी किस्म का कोई भी हाइड्रोजन के एटम पे किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि प्लस चार्ज है इसलिए ये हाइड्रोजन का आयन है। अच्छा, इसका मास नंबर 1 है, मैंने पहले बता दिया था। एटॉमिक नंबर भी 1 है। एटम्स को जोड़ने पर हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जबकि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। केमिकल कंपाउंड्स की खसूसियात इन एटम से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं जिनके मिलने से ये बनते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये अपनी नौइयत में बहुत धमाका खेज है, जबकि ऑक्सीजन आग जलाने में मदद देती है। लेकिन इनके मिलने पर पानी बनता है, जिसके पास इनमें से एक भी खासियत मौजूद नहीं। कंपाउंड एक ही मॉलिक्यूल से नहीं बनता। बहुत से ठोस ऐसे हैं जैसा कि मेटल या सॉल्ट्स वगैरह जिनके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर मौजूद होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर दरअसल एक ही तरह के यूनिट सेल्स के मुसलसल रिपीट होने से बनता है। अगर आपके गिर्द बहुत से सब्सटेंस एक साथ मौजूद हैं तो इन्हें आप मिक्सचर कहेंगे। जैसे कि हवा एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और गर्दो गुबार शामिल है। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि बॉन्डिंग क्या है और कैसे मुख्तलिफ एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। एटम्स एक दूसरे से कई तरीक़ों से जुड़ते हैं ताकि अपनी एनर्जी कम करके अपने आप को स्टेबल कर सकें। इस अमल में एटम्स एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स लेते देते भी हैं और एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक भी करते हैं। ये कायनात का कानून है कि हर शय स्टेबल होना चाहती है और एटम ये काम एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाकर करते हैं। अगर मुख्तसरन देखा जाए तो एटम्स जब एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक करते हैं तो इसे कोवैलेंट बॉन्डिंग का नाम दिया जाता है। जब एटम्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर या एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बनाते हैं तो इसे आयनिक बॉन्ड का नाम दिया जाता है। इसके अलावा बॉन्डिंग की तीसरी शक्ल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि बॉन्डिंग का वो तरीका जिसमें मुखालिफ पोल्स के जरिए एटम्स आर्जी तौर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं इसे वॉन डेर वाल्स बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। केमिकल सब्सटेंसेस में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है इसे समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसे समझकर हम ये समझ सकते हैं कि कब कोई भी रिएक्शन होगा और कब नहीं। मिसाल के तौर पर लकड़ी खुद ब खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नहीं जल सकती यहाँ तक कि इसे जलने के लिए मुनासिब एनर्जी मुहैया ना की जाए। एक दूसरी मिसाल जिससे साबित होता है कि एनर्जी बहुत अहमियत की हामिल है वो एक कैटलिस्ट की मिसाल है।
केमिस्ट्री में कैटलिस्ट किसी भी ऐसे कंपाउंड या केमिकल को कहा जाता है जो रिएक्शन को तेज करवाने के लिए रिएक्टेंट्स में शामिल कर दिया जाता है, लेकिन ये कंपाउंड या केमिकल बजाते खुद रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि रिएक्शन के अमल को तेज करवाता है। ये एनर्जी ही है जो हमें बताती है कि एक कंपाउंड कब ठोस, माया या गैस होगा। दरअसल कंपाउंड की नौइयत का इन्हिसार इसके टेम्परेचर और इस पर लगने वाले प्रेशर पर होता है। अगर एक कंपाउंड पर प्रेशर इंतहाई कम लग रहा है और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इस बात के वसी इम्कानात हैं कि ये कंपाउंड गैस या माया की शक्ल में मौजूद हो ना हो। अगर एक कंपाउंड पर प्रेशर इंतहाई कम लग रहा है और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इस बात के वसी इम्कानात हैं कि ये कंपाउंड गैस या माया की शक्ल में मौजूद हो, ना कि ठोस हो। मादे की एक और शक्ल भी है जिसे प्लाज्मा का नाम दिया गया है। ये गैस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स और आयंस का मिक्सचर है। प्लाज्मा के एग्जिस्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर का होना लाजमी है। यही वजह है कि प्लाज्मा ज़मीन पर ना होने के बराबर है, जबकि सितारे दरअसल बने ही प्लाज्मा के होते हैं। ज़मीन पर प्लाज्मा मसनूई तौर पर बनाया जाता है, जिसे नियॉन गैस में इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं कि मैटर की ये 4 स्टेट्स एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ होती हैं। हमें मालूम है कि सॉलिड पहली स्टेट होती है मैटर की, लिक्विड दूसरी होती है, गैस तीसरी होती है और चौथी स्टेट प्लाज्मा होती है। मैंने कहा ये प्लाज्मा आता कहाँ से है? तो मुझे बताया गया कि सॉलिड में एटम्स क्लोजली बाउंड होते हैं, लिक्विड में एटम्स लूजली बाउंड होते हैं, जबकि गैस में एटम्स फ्री होते हैं और वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं। प्लाज्मा में एटम्स के 2 हिस्से हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकल आते हैं और एटम्स जो हैं वो कैटायंस यानी कि पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। अब जरा बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की, जो केमिस्ट्री की कोर हैं। केमिकल रिएक्शंस में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुछ कंपाउंड्स क्यों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं जबकि दूसरे नहीं करते, और कंपाउंड्स के रिएक्शन के बाद हमें क्या हासिल होता है। एक और बहुत बुनियादी चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि वो कंपाउंड्स जो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं इन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है, और वो कंपाउंड जो रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं इन्हें प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स का नाम दिया जाता है। बाय प्रोडक्ट्स दरअसल किसी भी रिएक्शन की सूरत में इजाफी तौर पर हासिल होने वाला कंपाउंड है जिसका हसूल रिएक्शन का मकसद ना था। केमिस्ट्री में रिएक्शंस की बहुत सी अकसाम हैं जिन्हें मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जैसा कि सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड का एक एटम किसी दूसरे एटम से बदल जाता है। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में 2 रिएक्ट करने वाले कंपाउंड्स एक दूसरे से एक एक एटम का तबादला कर लेते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स में तब्दील होता है। वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक रिएक्टेंट से ट्रांसफ़र होकर दूसरे रिएक्टेंट के पास जाते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी एटम का एक इलेक्ट्रॉन देना, जबकि रिडक्शन का मतलब है किसी एटम का कम अज कम एक इलेक्ट्रॉन लेना। लेकिन हर तरह का रिएक्शन कुछ बुनियादी असूलों के मुताबिक होता है जिन्हें केमिकल लॉज कहा जाता है, जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वगैरह। ये 2 बुनियादी असूल ऐसे हैं जिनको फॉलो करते हुए केमिस्ट्री में हर तरह का रिएक्शन होता है। इन असूलों के मुताबिक ना तो मास और एनर्जी को तबाह किया जा सकता है और ना ही पैदा किया जा सकता है, लेकिन इन्हें एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। केमिस्ट्री की एक और अहम ब्रांच काइनेटिक्स है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई रिएक्शन किस रफ्तार से होता है और रिएक्शन होने के रेट को आखिर कौन से अवामिल कंट्रोल करते हैं। सब्सटेंसेस की एक और खसूसियत इनकी पीएच है, जो ये बताती है कि आया कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ये जानने के लिए यूं तो बहुत से नज़रियात मौजूद हैं कि कैसे कोई सब्सटेंस एसिड या बेस होता है, लेकिन जो सबसे आसान और बुनियादी नज़रिया है इसके मुताबिक एसिड एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो एक हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत रखता है और इसका जायका तुर्श यानी खट्टा होता है, जबकि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन लेने की सलाहियत रखता है बेस कहलाता है और इसका जायका तुर्श के बजाय कड़वा हो सकता है। रिएक्शंस की 2 और सबसे अहम अकसाम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ऐसे रिएक्शन जिनको बाद में बदला जा सके इन्हें रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है, और ऐसे रिएक्शंस जिन्हें वक्त के साथ पहले जैसा ना किया जा सके इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं।
रिवर्सिबल रिएक्शंस की मिसाल पानी का बर्फ और बर्फ का पानी बनने का अमल है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन की मिसाल दूध का दही में तब्दील होना है। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक और अहम टर्म इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम से मुराद एक ऐसी हालत है जिसमें बैक वक्त जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होते हैं, इतनी ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रही होती हैं, और ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गया है। वो सब कुछ जो इससे पहले बयान हो चुका वो केमिस्ट्री के मुतालिक बिल्कुल बुनियादी इल्म था। अब हम ये जानते हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन सी फील्ड्स मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं थियोरेटिकल केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की इस फील्ड में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स का मुतालिया करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक दूसरे से किस तरह इंटरैक्ट करते हैं। केमिस्ट्री की ये शाख थियोरेटिकल फिजिक्स और क्वांटम केमिस्ट्री के बहुत करीब है और इसमें ज़्यादातर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके कंप्यूटर पर सिमुलेशंस के ज़रिए मुख्तलिफ नज़रियात की वजाहत की जाती है। केमिस्ट्री की एक और फील्ड फिज़िकल केमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। इसमें हम केमिकल सिस्टम्स की फ़िज़िक्स के मुतालिक स्टडी करते हैं, जैसा कि इनकी एनर्जी, फोर्स टाइम, मोशन, थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम खसूसियात वगैरह। अगर हम इसी सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ का मुतालिया करें तो ये ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री भी बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि इसमें हम बैटरीज बनाते हैं और ऐसे मटेरियल्स बनाने की कोशिश करते हैं जो मुनफरिद खसूसियात के हामिल हों, जैसा कि बहुत ज़्यादा मजबूत हों और अपने आप को खुद ब खुद ठीक करने तक की सलाहियत रखते हों। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमारा काम सैंपल को देखकर ये पता लगाना होता है कि ये किस चीज़ का बना है और इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की कितनी मिकदार मौजूद है। केमिस्ट्स ने ऐसी बहुत सी टेक्निक्स निकाल रखी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी सैंपल की खसूसियात के मुतालिक मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। रिवायती टेक्निक्स में वेट केमिकल टेक्निक्स जैसी टेक्निक आती हैं जिसका इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ मिक्सचर्स को इनके बॉइलिंग पॉइंट पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, जबकि जदीद टेक्निक्स में क्रोमैटोग्राफी वगैरह आती है जिसमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स एक सोल्यूशन में मुख्तलिफ रफ्तार से हरकत करते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरी भी बेशुमार टेक्निक्स हैं जैसा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह, जिसका इस्तेमाल करके हम सैंपल के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री की, जो केमिस्ट्री की सबसे वसी फील्ड्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री दरअसल जिंदा जानदारों के मुतालिक है, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जिंदगी के अलावा चीज़ों की केमिस्ट्री का मुतालिया करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जितने भी कंपाउंड्स का मुतालिया करते हैं वो सभी इंसानों की तरफ से बनाए गए, जैसा कि केमिकल्स, खादें, अद्वियात, डिटर्जेंट्स, पिगमेंट्स, पेंट्स, फ्लूइड्स और फ्यूल्स वगैरह हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दरमियान भी केमिस्ट्री की एक शाख मौजूद है जिसे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया है। इसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुतालिया करते हैं जो मेटल्स के साथ जुड़े होते हैं। ये कंपाउंड्स आमतौर पर केमिकल इंडस्ट्री में बतौर कैटलिस्ट भी इस्तेमाल होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जिंदगी के मॉलिक्यूल्स और इनके स्ट्रक्चर्स का मुतालिया करते हैं। इसमें हम बुनियादी तौर पर हाइड्रोकार्बन्स यानी वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, इनका मुतालिया करते हैं। इसके अलावा इसमें इन कंपाउंड्स का मुतालिया भी किया जाता है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट हमेशा इस कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके ऐसे नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएं जो अपनी खसूसियात के लिहाज से मुनफरिद हों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही की मरहूने मिन्नत हमने अपनी ज़रूरियात की बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, जैसा कि पेस्टिसाइड्स, लुब्रिकेंट्स, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स, फ्रेगरेंसेस और पॉलीमर्स वगैरह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही की एक शाख बायोकेमिस्ट्री है जिसमें हम बैक वक्त बायोलॉजी और केमिस्ट्री का मुतालिया कर रहे होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम जानदारों के अंदर होने वाले मुख्तलिफ अवामिल और रिएक्शंस का मुतालिया करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड्स का भी मुतालिया करते हैं जो खुद तो इनऑर्गेनिक हैं लेकिन ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसा कि पानी और मिनरल्स वगैरह। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में हम बहुत पेचीदा मॉलिक्यूल्स का मुतालिया भी करते हैं, जैसा कि फैट्स, प्रोटीन्स और डीएनए वगैरह। बायोकेमिस्ट्री के मुताबिक मॉलिक्यूल्स की अहम 4 अक़साम हैं जिन्हें बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जिनमें एनर्जी स्टोर होती है और ये ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को सहारा देने के लिए भी कारआमद साबित होते हैं। इसके बाद लिपिड्स हैं जो फैट्स बनाने का काम करते हैं। तीसरे नंबर पर प्रोटीन्स हैं जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं जो जिस्म में मुख्तलिफ तरह के काम सरअंजाम देते हैं। चौथे और आखिरी नंबर पर न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।